हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 18 अगस्त 2023 18 अगस्त 2023 का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है, इसके जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज जो अपकमिंग स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशन है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इसमें से प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसमें से मेंस में अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन है या उसकी आंसर राइटिंग में हमको इस डाटा का इस्तेमाल करना है तो हम लोग उसको किस तरीके से कर सकते हैं, इन सारी चीजों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काफी कुछ है जानने के लिए एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हैव वी बिगिन। चलें शुरू करते हैं 18 अगस्त 2023 के द हिंदू न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स। पहली खबर यह है कि सेंट्रल वाटर कमीशन लॉन्च्ड एन ऐप कॉल्ड फ्लड वॉच। सेंट्रल वाटर कमीशन ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है फ्लड वॉच। इट कैन फोरकास्ट चांसेस ऑफ फ्लड्स अ डे इन एडवांस एट एनी प्लेस। अब इस फ्लड वॉच ऐप की खासियत यह है कि अगर किसी जगह पर बाढ़ आने की संभावना है या बाढ़ आने के चांसेस हैं तो वो उसको कम से कम 24 घंटा पहले जो है एडवांस में फोरकास्ट कर सकता है। It also provides a 7-day advisory on the chances of floods at various stations in the country where Central Water Commission maintains its measurement gauges। इसी के साथ साथ सेंट्रल वाटर कमीशन जहां जहां पर अपने मेजरमेंट गेजेस मेंटेन करती है। मेजरमेंट गेजेस का मतलब यह है कि जो आपके देश के अलग अलग जो वाटर जो अलग अलग रिवर्स हैं, जो अलग अलग रिवर बेसिन्स हैं, उसमें सेंट्रल वाटर कमीशन ने अपने गेजेस लगा रखे हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स लगा रखे हैं, जिसकी मदद से इनको अंदाजा रहता है कि कौन वाटर का जो फ्लो है किसी पर्टिकुलर रिवर बेसिन में कितना है, डेंजरस लेवल तक तो नहीं है या डेंजरस लेवल से कम है या फिर ज्यादा है, जो भी है आपको अंदाजा लगता रहता है। अब कई बार एकदम से अगर एबनॉर्मली बहुत तेज बारिश हो गई, किसी डैम से पानी छोड़ दिया, कुछ हो गया, इसके चलते अगर वाटर लेवल एकदम से राइज करता है कहीं पर और बाढ़ की संभावना बनती है तो फिर उसको वो बाढ़ की संभावना जो है उसको एसेस करने में और उसकी वार्निंग जारी करने में कई बार बहुत देर हो जाती है। और जब तक वार्निंग आती है तब तक या तो बाढ़ आ चुकी होती है या फिर इतना टाइम नहीं होता कि उस बाढ़ से जो आ रही है उससे बचने के लिए प्रोमिनेंट या फिर जो भी आपके नेसेसरी इंतजाम हैं वो सारे किए जा सके। तो उसको भी काउंटर करने में ये जो ऐप है सेंट्रल वाटर कमीशन का जिसका नाम है फ्लड वॉच, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। आपको 7 दिन की एडवाइजरी जो है मिल जाती है, जो भी वाटर का फ्लो हो रहा है अलग अलग रिवर बेसिन्स में, और ये जो गेजेस या फिर ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनमें जो पानी का वेरिएशन है इसकी मदद से ये अपना जो भी असेसमेंट लगाता है उसकी मदद से आपको 7 दिन की एडवाइजरी जारी कर देता है कि भाई बाढ़ आने की कितनी संभावना है, अगर आई तो कहां पर सबसे ज्यादा नुकसानात हो सकते हैं, क्या अपने को किसी जगह को खाली करवा लेना चाहिए या सिर्फ अभी वार्निंग देके छोड़ना चाहिए, क्या इंतजाम करना चाहिए, एनडीआरएफ को अपन जो है अलर्ट पर रखें ना रखें, सारी बातें जो हैं इसको लेकर आप एडवाइजरी जारी कर सकते हो। 7 दिन पहले ही आपको मिनिमम एडवाइजरी जारी कर देगा। साथ ही साथ किसी रिवर बेसिन में अगर फ्लड आ सकता है तो ये 7 दिन की एडवाइजरी के अलावा 24 घंटों का फोरकास्ट भी आपको ये देता ही देता है। जो बात इसके ऊपर वाले पे भी लागू होती है कि कहीं पर भी अगर फ्लड आ सकता है तो उसके आने के 1 दिन पहले या 24 घंटे पहले तक की जो है आपको एडवांस में ये चेतावनी वगैरह दे देता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपने को याद रखनी है। फ्लड वॉच ऐप सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा जारी किया गया है। किसी भी जगह अगर बाढ़ आ सकती है तो उसके आने के पहले 24 घंटे पहले जो है आपको चेतावनी दे देगा। किसी भी अगर रिवर बेसिन में एक्स्ट्रा अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो उसके बेसिस पर 7 दिनों की एडवाइजरी जारी कर देगा एंड बता देगा कि किसी भी रिवर बेसिन में अगर बाढ़ आ रही है तो उसके 24 घंटा पहले आपको वार्निंग मिल जाएगी। अब यहां से जो सवाल बनते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि फ्लड वॉच नाम का जो ऐप है जो न्यूज में है ये क्या काम करता है या इसकी क्या स्पेशलिटीज हैं, तो अपने को ये सारा जो डाटा है वो याद रखना पड़ेगा। दूसरा ये कि फ्लड वॉच जो ये ऐप है इसको किसने जारी किया है या फिर इसको कौन से संस्था ने इशू किया है, इसका नाम है सेंट्रल वाटर कमीशन, अपने को ये भी ध्यान में रखना है। अब सवाल ये उठता है कि फ्लड वॉच आपको ये सारी बातें बता देता है 24 घंटे पहले की बाढ़ आ रही है कि नहीं आ रही है और 7 दिनों की एडवाइजरी दे रहा है। क्वेश्चन ये उठेगा कि आखिर ये करता कैसे है, किस तरीके से या किस मैकेनिज्म की मदद से वो इस काम को करता है। तो इसका जवाब यह है कि फोरकास्ट प्रोवाइड करने के लिए, पहले से भविष्यवाणी करने के लिए दो मेथड्स का इस्तेमाल करता है, दो तरीके इस्तेमाल में लाता है। पहला है
मैथमेटिकल मॉडलिंग, दूसरा है रियल टाइम मॉनिटरिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग में देखिए क्या होता है, जो भी आपको परिस्थितियां हैं किसी भी जगह की, कि भाई किसी जगह पे अगर कोई नदी बह रही है तो वहां पे एवरेज वाटर जो है वो कितना फ्लो करता है, इस नदी की कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, किसी जगह पर जो बारिश हो रही है उसका एवरेज कितना है, नॉर्मली यहाँ पे कितनी बारिश होती है, दूसरे जो वेदर फेनोमेनन्स हैं वो कितने हैं, आसपास में कोई डैम है कि नहीं है, उससे पानी छोड़ा जाता है नहीं छोड़ा जाता, ये सारी बातों को एसेस करने के बाद में एक आपका एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया जाता है, और उस मैथमेटिकल मॉडल की मदद से फिर ये फोरकास्ट किया जाता है कि भाई यहां पर जो है बाढ़ आने की संभावना है या नहीं। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी आप कोई लेट से कोई पनडुब्बी बना रहे हैं या फिर कोई जहाज या फिर इस तरीके का कोई मशीन बना रहे हैं, तो उसको बनाने के पहले उसका एक छोटा प्रोटोटाइप बनाकर टेस्ट किया जाता है। उसके प्रोटोटाइप की टेस्टिंग में आपको समझ में आ जाता है कि जब रियल कंडीशन में ये मशीन इसके एक्चुअल स्केल पर बनाकर इस्तेमाल की जाएगी तब इसमें क्या क्या कंडीशन क्या क्या जो है बिहेवियर आपको देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली उसी तरीके से मैथमेटिकल मॉडलिंग वगैरह कर हम लोग एक वाजिब अंदाजा, एक सही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की जो है परिस्थितियां बन सकती हैं, फ्लड आ सकता है या नहीं आ सकता। दूसरा यह है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके पहले वाली स्लाइड पर जो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल वाटर कमीशन अलग अलग रिवर्स में अपने अलग अलग जगहों पर मेजरमेंट गेजेस लगाकर रखता है। मेजरमेंट गेजेस एक तरीके के मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं जिनसे अपने को ये पता चलता रहता है कि पानी का फ्लो कितना मात्रा में जो है किसी भी रिवर बेसिन में हो रहा है, कि डेंजर के लेवल से ऊपर है, डेंजर के लेवल से नीचे है, नॉर्मल लेवल पर है, वगैरह वगैरह। अब यहां पे आप ऑब्जर्वेशन वगैरह करते जाओगे तो इस रियल टाइम मॉनिटरिंग जो हो रही है, जो मेजरमेंट गेजेस में जो आप मॉनिटरिंग कर रहे हो, इसके बेसिस पर भी जो है अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके बेसिस पर भी ये मैथमेटिकल मॉडलिंग की मदद से रियल टाइम मॉनिटरिंग में जो डाटा मिल रहा है उसको भी अगर आप इस मॉडल में डालोगे तो भी आपको पता चलेगा। बाकी रियल टाइम मॉनिटरिंग आप ऐसा अकेले भी करोगे इंडिविजुअली भी बिना मैथमेटिकल मॉडलिंग की मदद के तो भी आपको एक अंदाजा जो है लग सकता है। तो इन सब की मदद से हम लोगों को काफी हद तक जो है समझ में आ जाता है कि यहाँ ये आपका जो फ्लड वॉच ऐप है इसको काफी हद तक समझ में आ जाता है कि किसी जगह पर बाढ़ आ सकती है नहीं आ सकती है, वगैरह वगैरह। प्रीलिम्स में दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं कि फ्लड वॉच जो है वो क्या है, या फिर ये ऐप अगर जारी किया है तो किसने किया। दूसरा, फ्लड वॉच ऐप जो हाल फिलहाल सीडब्ल्यूसी ने जारी किया है उसके रिस्पेक्ट में ये दो चार कथन पे ध्यान दीजिए और उसमें फिर इसमें से स्टेटमेंट डाले जाएंगे। अगर ये स्टेटमेंट आते हैं तो सही है, इसके अलावा कुछ ट्विस्ट किया जाता है तो फिर वो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है, अगर ये लिखा हुआ आ गया कि 48 घंटे पहले या 2 दिन पहले आपको जानकारी मिल जाएगी या 7 दिन पहले आपको वार्निंग मिल जाएगी बाढ़ आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वो गलत है। 7 दिन पहले आपको एडवाइजरी मिल जाएगी कि आप ये क्या क्या संभावना है, क्या कर लेना चाहिए क्या नहीं कर लेना चाहिए। एग्जैक्टली बाढ़ आ रही है कि नहीं आ रही है इसका एक्यूरेट फोरकास्ट 24 घंटे पहले ही मिलेगा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज जो है इसमें हमको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट में हम लोग एनडीएमए बोलेंगे, इसके बारे में बात करनी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी है और इस टेक्नोलॉजी का नाम है इमरजेंसी सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग इन लोगों ने शुरू कर दी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी है जिसका नाम क्या है, इमरजेंसी सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी। इसको इनके अंडर में एक डिपार्टमेंट आता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, इन लोगों ने डेवलप किया। अब ये जो टेक्नोलॉजी है इमरजेंसी सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी, इसकी खासियत यह है कि अगर किसी इलाके में कोई नेचुरल डिजास्टर आने वाला है तो उस नेचुरल डिजास्टर के आने के पहले ही ये वहां के लोगों को उसके बारे में सूचित कर देगा। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लें उत्तराखंड की या फिर हिमाचल प्रदेश की या किसी इसी तरीके के दूसरे हिमालयन स्टेट की, जहां पर लैंडस्लाइड आने की संभावना बहुत ज्यादा है, या फिर जहां पर अगर बहुत ज्यादा बादल फटने की संभावना है, फ्लैश फ्लड आ सकता है, इस तरीके के नेचुरल डिजास्टर्स आने की संभावना जहां पर काफी ज्यादा रहती है, तो वहां पर जो रहने वाले लोग हैं, इस तरीके का कोई भी डिजास्टर हो उसके पहले एडवांस में अगर आपको सूचना मिल जाए तो वो लोग सुरक्षित जगहों पर जल्दी जा सकते हैं और उसके अनुसार, और जो भी डिजास्टर आने वाला है उसके पहले पहले अपनी जो भी जान माल की सुरक्षा के लिए जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो उठा सकते हैं। तो उसमें ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज्यादा काम की है। इमरजेंसी सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी के तहत में आपको पहले ही जानकारी मिल जाएगी, अकॉर्डिंगली आपको फिर जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बताया गया है उसके अनुसार आप फिर अपना कदम उठा सकते हो। और अगर ये इंफॉर्मेशन आपको ना मिलती और तब जो जान और माल का नुकसान होता उसकी अपेक्षा अगर हम पूरी तरीके से इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते तो कम से कम अपना जो नुकसान है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर इस पे सवाल आया तो प्रीलिम्स में ही आएगा, मेंस में ये नहीं पूछा जाएगा। मेंस में फिर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो कि वही कि हम लोग किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डिजास्टर मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, तो वहां पर इस टेक्नोलॉजी का जिक्र आप कर सकते हो, इसको बनाने वाली बॉडी का नाम आप लिख सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि भाई आपने अच्छी तैयारी करी
करी है, आपके पास में अच्छा नॉलेज है, यू आर वेल रेड, एंड उसके बाद शायद वो आपको एक आध मार्क्स ये मेंशन करने के लिए एक्स्ट्रा दे दे। प्रीलिम्स में सवाल आया तो यही आएगा कि हाल फिलहाल ये जो इमरजेंसी सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी न्यूज में है, ये किसने बनाई है, या फिर किसने डेवलप करी है, या फिर ये क्या करती है क्या नहीं करती, इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से बनकर तैयार होगा। इसके अलावा यहाँ से कुछ और नहीं पूछा जा सकता। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। President launched INS Vindhyagiri, last of the series of frigates built under Project 17A. First was INS Nilgiri 2019 and second was INS Himgiri. मतलब यह है कि इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, प्रोजेक्ट का नाम था 17A। इस प्रोजेक्ट 17A के तहत में यह बोला गया था कि भाई हम लोग 3 जहाज बनाएंगे या फिर 3 फ्रिगेट्स बनाएंगे इंडियन नेवी के लिए। फ्रिगेट्स क्या होते हैं? एक तरीके का नेवल बैटलशिप होता है जिसकी जरूरत नेवी को अपने बैटल ऑपरेशंस में या फिर अपने कॉम्बैट ऑपरेशन में पड़ती है। अपने को फिलहाल इतना याद रखना है कि फ्रिगेट एक तरीके का जहाज है जो नेवी के काम का है, इंडियन नेवी के काम का है। अब एक प्रोजेक्ट इंडियन नेवी ने शुरू करवाया था, प्रोजेक्ट 17 है। इसमें यह बोला गया था कि आप 3 फ्रिगेट्स बनाओगे, ठीक है, आप 3 फ्रिगेट्स या फिर 3 हमारे काम के स्पेशल जहाज बना के तैयार कर कर हमको दोगे। इसमें 2 जहाज पहले बनकर आ चुके हैं, एक 2019 में लॉन्च हो चुका है, इसका नाम है INS नीलगिरी, और दूसरा जहाज आ चुका है 2020 में जिसका नाम है INS हिमगिरी। अब इसी सीरीज का जो तीसरा और आखिरी फ्रिगेट था जिसका नाम है INS विंध्यगिरी, इसको हमारी जो प्रेसिडेंट साहिबा हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने जो है इसको लॉन्च किया है, और इसी के साथ में आपका जो प्रोजेक्ट 17A है वो पूरा हो गया। अब यहां से 2 सवाल बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि INS विंध्यगिरी जो है, जो हाल फिलहाल न्यूज में है, वो किस तरीके का जहाज है? पनडुब्बी है, डिस्ट्रॉयर है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, या फिर फ्रिगेट है? तो अपने को याद रखना है कि फ्रिगेट है, ठीक है, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि INS विंध्यगिरी जो एक हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है, ये किस प्रोजेक्ट के तहत में बनाया गया? तो अपने को याद रखना पड़ेगा 17 है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई प्रोजेक्ट 17A जो है, जिसके तहत में इंडियन नेवी को कुछ जहाज बनाकर देने थे, तो वो किस तरीके के जहाज बनाकर देने थे? हमको याद रखना पड़ेगा फ्रिगेट बनाकर देना था। उसके बाद में फिर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रोजेक्ट 17A के तहत में आपने कुछ जहाज या कुछ फ्रिगेट बनाकर देने थे, तो इसमें से कौन कौन से फ्रिगेट या जहाज आपने बनाकर दिए, और इन तीनों के नाम फिर, और इसके अलावा कुछ और नाम भी बताए जा सकते हैं, उसमें से फिर आपको इन तीनों को चूज करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट 17A ने 3 फ्रिगेट्स बनाकर दिए हैं। फ्रिगेट्स क्या होता है? फ्रिगेट एक तरीके का जहाज होता है, बैटलशिप होता है, जिसकी जरूरत नेवी को पड़ती है अपने ऑपरेशंस के लिए। 3 फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17A के तहत में बनाए गए। सबसे पहला वाला था INS नीलगिरी, जो नीलगिरी पहाड़ियों के बेसिस पे जिसका नाम रखा गया, दूसरा INS हिमगिरी, और तीसरा INS विंध्यगिरी। इन 3 जो फ्रिगेट्स को जो है बनाया गया, और तीसरा वाला लेटेस्ट में अभी हाल फिलहाल प्रेसिडेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। चलें आगे बढ़ते हैं, चलें नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज में हमको यह बताया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक नया सिस्टम लेकर आ रहा है जिसकी मदद से साइबर फ्रॉड को रिड्यूस किया जा सके। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग डॉट भी बोलते हैं, ये एक नया सिस्टम लाएगा जिससे साइबर फ्रॉड को रिड्यूस कर सके। अब इस सिस्टम में डॉट जो है, इट विल मैंडेट इंडिस्प्यूटेबल वेरिफिकेशन ऑफ सिम डीलर्स, और ये जो सिस्टम होगा इसके तहत में वो लोग जो सिम डीलर्स हैं, यानी कि सिम कार्ड बेचते हैं, जो सिम कार्ड बेचने वाले दुकानदार होते हैं, इन सब के वेरिफिकेशन किए जाएंगे। इनडिस्प्यूटेबल वेरिफिकेशन का मतलब है फुल प्रूफ वेरिफिकेशन किया जाएगा कि जो आदमी है वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक है कि नहीं, और सारा जो भी आपकी जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जरूरत पड़ती है सब कुछ चेक किए जाएंगे। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठता है कि साइबर फ्रॉड अगर आपको कम करना है तो भाई उसके लिए वो लोग जो साइबर फ्रॉड कर रहे हैं उनके ऊपर आप क्रैक डाउन करो। जो आदमी सिम बेच रहा है उसका साइबर फ्रॉड से क्या लेना देना, उसका इंडिस्प्यूटेबल वेरिफिकेशन कर कर आपको क्या हासिल हो जाएगा? इसका जो जवाब है वो ये है कि रिसेंटली साइबर फ्रॉड जिस तरीके से हो रहे हैं, आपके पास भी, आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास ऐसे फोन आए होंगे या फिर ऐसे SMS आए होंगे कि भाई आपका नंबर बंद होने वाला है, या फिर आपकी सिम ब्लॉक हो गई है या होने वाली है, या फिर आपका अकाउंट नंबर ब्लॉक हो गया है, आपका ATM कार्ड बंद हो गया है, फलाना हो गया है, ठिकाना हो गया है। कई बार तो वो लोग फ्रॉडिये जो हैं ये आपको बकायदा बैंक मैनेजर बन बन के फोन लगाते हैं, या फिर इस तरीके से वो बोल देते हैं कि भाई ये बंद हो गया है, वो बंद हो गया है, होने वाला है। अब जो आदमी थोड़ा पढ़ा लिखा है वो फिर भी एक बार को इन चीजों को जानता है कि फ्रॉड हो रहा है उसके साथ में, वो इनकी बातों में नहीं आता। बट जो गरीब आदमी है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर एक सामान्य आदमी है जिसको इतना नॉलेज नहीं है, अब उसको एकदम से ऐसा फोन आता है एक अथॉरिटेटिव तरीके से कि भाई आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, आपका ये सिम का नंबर जो है वो ब्लॉक हो गया है, इसको खुलवाना है तो, या फिर आपका ATM जो है वो ब्लॉक हो गया है, खुलवाना है तो ये पिन आ रही है, आप इस पे जो है ना पिन बताइए हमें, इस तरीके से, तो एकदम से डर जाता है। इससे होगा ये कि ये लोग फिर फ्रॉड करके निकल जाते हैं। एंड
ये जो सिम कार्ड है जिससे ये फ्रॉड किया गया था, ये जो नंबर है जिससे कॉल किया गया था, उसके बाद उसको तोड़ ताड़ के फेंक देते हैं। अब इस तरीके के जब फ्रॉड बहुत बड़े लेवल पर होने लगे, सरकार ने एडवाइजरीज भी जारी करी, फिर भी कुछ मैटर जो है सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं, भर भर के जो है ऑनलाइन पैसे निकाले जा रहे हैं। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन सरकार को बढ़ाने हैं, मगर उसका एक ये भी प्रॉब्लम निकल कर आ गई कि ऐसे ओटीपी मांग मांग कर, उनको डरा धमका कर, गलत नंबरों से फोन कर कर लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं। इस पर जब क्रैकडाउन किया गया तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल कर आई। लगभग 52 लाख के करीब जो है सिम कार्ड बंद करवाए गए, 52 लाख के करीब सिम कार्ड्स को ब्लैकलिस्ट किया गया और उनको बंद करवाया गया। 300 के करीब एफआईआर कटी। और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो निकल कर आता है, लगभग 67,000 के करीब ऐसे सिम कार्ड डीलर थे जो सिम कार्ड बेचा करते थे, जिनको ब्लैकलिस्ट किया गया, जिनको यह बोला गया कि अब ये सिम कार्ड नहीं बेच पाएंगे। अब क्लियर है कि अगर 70,000 में 3,000 कम, लगभग 67,000 अगर सिम कार्ड बेचने वालों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, 52 लाख कनेक्शंस अगर बंद किए जा रहे हैं और 300 के करीब एफआईआर कटी है, इसका मतलब क्लियर है कि जो सिम कार्ड बेचता है, कहीं ना कहीं उनमें से कई सारे जो लोग जो सिम कार्ड बेचते हैं, इनमें से भी काफी सारे लोग ये फ्रॉड करने वालों के साथ में मिले हुए हैं, इनकी साठगांठ है। होता क्या है कि ये लोग बड़ी मात्रा में इनफैक्ट टेलीकॉम मिनिस्टर ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया है कि डाटा एंड एविडेंस इज शोइंग कॉम्प्लिसिटी ऑफ डीलर्स इन साइबर फ्रॉड। अब ये जो डाटा निकल कर आया है कि 52 लाख आपके सिम कार्ड बंद करवाए, 67,000 सिम कार्ड बेचने वालों को ब्लैकलिस्ट किया गया और ये सारी एफआईआर वगैरह हुई, तो आपका जो टेलीकॉम मिनिस्टर है उनका कहना यह है कि ये डाटा अपनी गवाही खुद दे रहा है। ये डाटा साफ साफ बता रहा है कि जो सिम कार्ड डीलर्स हैं ये लोग मिले हुए हैं साइबर फ्रॉड में करने वालों के साथ में। होता क्या है कि जो साइबर फ्रॉड करने वाले अटैकर्स होते हैं वो किलो के हिसाब से सिम कार्ड खरीद कर ले जाते हैं। मतलब किलो के हिसाब से मेरा कहने का मतलब है बड़ी मात्रा में, बल्क में जो है वो सिम कार्ड खरीद कर ले जाते हैं। अब एक नंबर से उन्होंने फ्रॉड किया, किसी को अगर फ्रॉड करने में फंसाने में वो कामयाब हो गए, तो जैसे ही वो उस पिन कार्ड, वो उसकी पिन या फिर ओटीपी जो भी वो मांग मांग के जो भी पैसा वैसा उसका उड़ाते हैं, वैसे ही वो सिम तोड़ के फेंक देते हैं जिससे उन्होंने वो फ्रॉड किया था। अब वो सिम टूट गई है और दूसरे नंबर और जो किलो के हिसाब से या बल्क में वो जो लेकर आए थे बहुत सारे कार्ड्स वगैरह, उसमें से फिर कोई दूसरा कार्ड लगाकर वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, फ्रॉड करने लगते हैं। जिस सिम से आपने पहले वाले बंदे के साथ में फ्रॉड किया था वो सिम आपने तोड़ के फेंक दिया, वो ट्रेस हो नहीं सकती है। अब अगर वो सिम जहां से इशू की गई थी अब उसके पास चले भी गए, तो सामने वाला ये बोलेगा कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो भाई सबको सिम बेचता हूं, वो भी खरीद के ले गया होगा, उसके डॉक्यूमेंट आप रख लो। और डॉक्यूमेंट जब आपने लिए तो पता चला डॉक्यूमेंट फर्जी है या फिर उसमें कुछ जोड़ तोड़ की गई है या किसी और आदमी के नाम पे डॉक्यूमेंट जो है वो लिए गए, इस तरीके की चीजें। तो यहां से मंत्री जो है उसने भी इस बात को क्लियर किया है कि भाई ये लोग जो है शामिल हैं इस पूरी की पूरी चीज में। इसलिए ये जो अभी व्यवस्था है जिसमें साफ दिख रहा है कि सिम कार्ड बेचने वाला भी कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे गैंग का हिस्सा है। 70,000 में 3,000 कम लोग अगर इतने इसमें शामिल हैं, 67,000 लोग अगर ये कांड कर रहे हैं, तो मतलब अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, व्यवस्था जो है सिम कार्ड इशू करने की बदलना पड़ेगी। तो अब ये किया जा रहा है कि नई व्यवस्था लाई जाएगी। पहला तो ये कि जो आदमी अब सिम कार्ड बेचेगा, एक तो उसका जो है इंडिस्प्यूटेबल वेरिफिकेशन होगा, पहली बात की वो भाग नहीं सकता कहीं पर। दूसरा यह है कि अब इस पूरी की पूरी चीज में अब जो नई व्यवस्था आएगी इसमें अगर यह पाया जाता है कि सिम डीलर किसी तरीके से इन साइबर फ्रॉड करने वालों के साथ में मिला हुआ है, तो एक तो उस पर जेल होगी, दूसरा उसको 10 लाख रुपए का फाइन किया जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो गया है। पहले वो हाथ खड़े कर देता था ये बोल के कि भाई उसने मुझे डॉक्यूमेंट दिए, मैंने सिम बेच दी, पता चला डॉक्यूमेंट भी फर्जी हैं या किसी और के नाम पर है। अगर वो भी है तो मैं क्या करूं, मेरी इसमें क्या गलती है, तुम जाके जिसने फ्रॉड किया उसको पकड़ो, और जिसने फ्रॉड किया उसने अपना सिम तोड़ के फेंक दिया, आप कुछ कर नहीं सकते उसका। तो ऐसी परिस्थिति में आप कुछ कर नहीं पाते थे सिम डीलर का। अब मगर अगर सिम डीलर की कॉम्प्लिसिटी पाई जाती है तो भाई के ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। नया सिस्टम अब जो लाया जा रहा है सिम कार्ड इशू करने का, उसमें अब यह है कि फैसिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग सिम कनेक्शंस इन बल्क टू कंपनीज इज बीइंग डिसकंटिन्यूड एंड बिजनेस सिस्टम इज बीइंग पुट इन प्लेस। मतलब पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन किलो के हिसाब से फोन नंबर जो है कंपनियों को बांट देता था, और कंपनियां फिर किलो के हिसाब से जो ये डीलर्स हैं इनको सिम कार्ड बांट दिया करती थी। अब ये जो डीलर्स हैं वो किलो के हिसाब से वो सिम कार्ड फिर जिन लोगों के साथ मिले हुए थे फ्रॉडियों के साथ में उनको दे दिया करते थे। एक ही डॉक्यूमेंट पे 10-10 आपकी सिम कार्ड इशू कर दिया और इस तरीके के नाटक हो गए, और उन्होंने उनका इस्तेमाल कर साइबर फ्रॉड करना शुरू कर दिया था। तो अब इस बात को ध्यान में रखते हुए जो टनों के हिसाब से या किलो के हिसाब से आप जो ये बल्क में सिम कार्ड इशू कर रहे थे कंपनी को, और कंपनी फिर जो आगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे रही थी, अब ये व्यवस्था बंद होगी। इसकी जगह पर एक नया सिस्टम लाया जा रहा है जिसमें बिजनेस, जिसको बोला जा रहा है बिजनेस सिस्टम। इसमें अब होगा ये कि हर वो
सिम कार्ड जो आप इशू करोगे उसके ऊपर आपको केवाईसी करवाना पड़ेगा। जैसे आपके अकाउंट के साथ में होता है, बैंक अकाउंट के साथ में, कि नो योर कस्टमर या फिर केवाईसी नॉर्म्स पूरे करवाए जाते हैं, उसी तरीके से अब आपने अगर सिम कार्ड इशू करना है तो सिम के साथ में आपको केवाईसी करवाना पड़ेगा, ताकि ये फ्रॉड करने में इस्तेमाल ना हो सके। अब अगर कोई बाद में वो केवाईसी की हुई सिम से अगर फ्रॉड करता है तो फिर ऑब्वियसली बात है, पकड़ना ज्यादा आसान हो जाएगा। अब वो सिम तोड़ के भी भगेगा तो हमारे अपने पास केवाईसी की इंफॉर्मेशन है, कुछ ना कुछ उसका किया जा सकता है। अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है जिसमें कंपनियों को होता यह है कि जो भी आपकी इंडिविजुअल सब्सक्राइबर है जिसने सिम ली है, उसका आप डॉक्यूमेंट रख लो। वो डॉक्यूमेंट सही है, गलत है, फर्जी है क्या नहीं है, उसको वेरिफिकेशन करने की जो जिम्मेदारी है या वो उसका जो हेडेक है वो आपका कंपनी के ऊपर नहीं है। प्लस अगर आपको ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट लेना भी तो इतना कोई देखता नहीं है, जनरली सिम बहुत आसानी से इंडिया में मिल जाती है। मगर अब जो है ये सारी व्यवस्था बदली जाएगी। अभी तक ये था कि आप फॉर्म भरा के रख लो और वो फॉर्म आप इकट्ठा रखो, कोई अगर कांड होता है तो वो फॉर्म या फिर वो डिटेल हम आपसे निकलवा लेंगे। अब जब ये पता चल रहा है कि वो डिटेल या फिर वो फॉर्म जो है उसमें भी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, तो अब ये काम ही नहीं होगा। अब केवाईसी करवाई जाएगी, केवाईसी का ऑथेंटिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक सिम कार्ड आपका चालू नहीं होगा, और जब सिम कार्ड चालू नहीं होगा तो फिर फ्रॉड नहीं कर सकते। अगर केवाईसी किए हुए सिम कार्ड पे फ्रॉड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रैक करना आसान है। तो जो जमतारा वाला नाटक था कि आप भर भर के एक जगह पे जो है लोग साइबर फ्रॉड का पूरा केंद्र बन गया था, उस तरीके की हरकतें अब आगे नहीं हो पाएंगी। हालांकि इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। गवर्नमेंट को जहां पे बल्क में फोन नंबर चाहिए हैं या फिर सिम कार्ड चाहिए, डिफेंस वालों को जहां पे चाहिए, या लॉ इन्फोर्समेंट वालों को जहां पे बल्क में सिम कार्ड चाहिए, उनको वहां पर दिए जाएंगे। प्लस उनको एडिशनल ये सारी चीजें करवाने की जरूरत नहीं है, एडिशनल वेरिफिकेशन उनका नहीं होगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो एजेंसीज हैं वो अपना जैसा एज यूजुअल चल रहा था वैसा चला सकती हैं, बट बाकी लोग ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है एक नई व्यवस्था लाई जा रही है। यहां से भी जो है क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं कि सिम कार्ड हिंदुस्तान में कैसे इशू होता है, और इस सिम कार्ड की पहले क्या व्यवस्था थी, अब ऐसी व्यवस्था है तो क्यों की गई है, वगैरह वगैरह। इसके ऊपर एक क्वेश्चन वगैरह प्रीलिम्स में अच्छा बनकर तैयार यहां से हो सकता है। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज है उसकी तरफ, नेक्स्ट खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। टू इंक्रीज सर्वेलेंस ऑफ वर्क साइट्स ऑफ MGNREGS scheme, Union Rural Development Ministry will now use drones for monitoring both progress and quality ऑफ एसेट्स प्रोड्यूस्ड। सबसे पहले तो ये MGNREGS का फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। महात्मा गांधी जी के नाम से जो ये आपकी स्कीम चलाई जाती है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग हैं उनको 100 दिनों का आपको रोजगार देना ही देना है। तो उसकी जो स्कीम है इसमें जनरली करवाया ये जाता है कि लोगों से फिर कुछ गड्ढे खुदवाए जा रहे हैं, कहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह में पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है, बदले में उनको पैसा दिया जाता है। अब ये जो पूरी की पूरी स्कीम है मनरेगा की या फिर MGNREGS की, इसमें धांधली की खबरें आ रही हैं, इसमें करप्शन की खबरें काफी वक्त से मिल रही हैं कि एक तो आदमी जो है जितना तनख्वाह मिल या जितना काम के बदले में पैसा मिलना चाहिए उतना दे नहीं रहा है। दूसरा ये कि जो काम करवा रहा है वो सही क्वालिटी का नहीं है। तीसरा यह है कि जो काम करवा रहा है उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, या फिर वो सही टाइम पीरियड में जो है उस काम को करवा नहीं रहा। बहुत से मतलब जो है इश्यूज इस तरीके के निकल कर आ रहे हैं। अब इस तरीके की जब खबरें बार बार ऊपर तक पहुंच रही थी, तो अल्टीमेटली ये करप्शन को कम करने के लिए, इस धांधली को रोकने के लिए और इंश्योर कराने के लिए कि सामने वाले को जो रोजगार मिलना चाहिए उतना मिल रहा है, उसका पैसा दिया जा रहा है और प्रोजेक्ट सही तरीके से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कई सारी जो है स्कीम्स वगैरह लाई गई, कई सारे जो है कदम उठाए गए जिससे ये स्कीम ग्रामीण लेवल पर बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलाई जा सके। इसी में अब एक और जो है फैसला लिया गया है, यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने यह फैसला लिया है कि वो सारे प्लॉट्स या वो सारी जगहें जहां पे मनरेगा की स्कीम के तहत में काम करवाया जा रहा है, वहां पे काम अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, उसका फिजिकल इंस्पेक्शन तो होता ही होता है, मगर उसके अलावा अब ड्रोन की मदद से हम लोग उसका इंस्पेक्शन करेंगे। मतलब ड्रोन उड़ा के भेजेंगे साइट पर, किसी को अते पते नहीं है, वो ड्रोन ऊपर से जो है फोटो खींचेगा, वीडियो बनाएगा, देख लेगा कि कितने मजदूर काम कर रहे हैं, कितने मजदूर काम नहीं कर रहे हैं, कितनी देर तक काम कर रहे हैं, लास्ट कब तक जो है आदमी यहाँ पे लगा हुआ है, सुपरवाइजर ठीक है, ठीक से काम करवा रहा है नहीं करवा रहा है, बच्चों को तो काम पे नहीं लगवा लिया। ये सारी चीजें देख दाख कर प्रोजेक्ट किस तरीके से हो रहा है, इन सारी बातों की जो है मॉनिटरिंग जो ड्रोन है वो करेगा। इससे दो बातें होंगी, एक तो आपको प्रोग्रेस पता चलती रहेगी कि प्रोजेक्ट सही जगह पे हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, सिर्फ नाम के लिए प्रोजेक्ट करवाया जा रहा है या एक्चुअल में इस पे काम चल रहा है। दूसरा उसकी क्वालिटी क्या है, सही क्वालिटी का जो है एसेट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर सिर्फ गड्ढे खुदवाए जा रहे हैं, उन पे फिर मिट्टी डलवाई जा रही है, फिर अगले दिन वहीं पे गड्ढे खुदवाए जा रहे हैं फिर, और इस तरीके की हरकतें तो नहीं हो रही। तो एसेट आपका जो है वो सही तरीके का प्रोड्यूस हो रहा है, अच्छी क्वालिटी का हो रहा है, सही तरीके से जो है लोग काम कर रहे हैं, करप्शन नहीं है, बच्चों को तो मजदूरी पर नहीं लगवा लिया, और बाकी सारी चीजें जो है सब की मॉनिटरिंग करने के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ड्रोन से बेसिकली जो मॉनिटरिंग होगी चार बातों
बातों का उसमें फोकस रखा जाएगा या 4 बातों पे ध्यान दिया जाएगा। सबसे पहले तो जो ऑनगोइंग वर्क है मनरेगा के अंडर में उनकी सर्वेइंग होगी, यानी कि उनका सर्वे किया जाएगा, ऊपर से फोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे वगैरह वगैरह। दूसरा, आपका जो वर्क कंप्लीट हो गया, यानी कि ठेकेदार ने जिसके लिए कह दिया कि साहब यहाँ पे गड्ढे खुदवा दिए, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनवा दिया, यहाँ पे नाला बनवा दिया, तालाब बना दिया वगैरह वगैरह, ये सारा काम करवा दिया और ये प्रोजेक्ट यहाँ पे पूरा हो गया, तो उसके बाद में जो फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए आदमी भेजा जा रहा है, संभावना है कि आप उसको रिश्वत विश्वत देके खरीद लो और वो जो है फिर आपके फेवर में रिपोर्ट बनवा दे। ड्रोन को तो खरीदा नहीं जा सकता, आप ड्रोन उड़ाओगे, वहां पे ऊपर से जाके उसने उसका वीडियो बनाया, वीडियोग्राफी करी, फोटो वगैरह खींची और उसके बाद में वो जो आपका ड्रोन है वापस आ जाएगा उस पूरी वीडियो फुटेज और फोटोग्राफ्स के साथ में। उससे फिर आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है, जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। तीसरा, आप इंपैक्ट असेसमेंट कर सकते हो। लेट्स से कि आपने किसी जगह पर एक पुल बनवाया या फिर किसी जगह पर अगर आपने एक तालाब खुदवा दिया या पॉन्ड खुदवा दिया, अब वहां पर कितने लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, कितने लोग फायदा नहीं उठा पा रहे, कितना ज्यादा जो है वो हेल्पफुल है, उसमें और कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है नहीं है, ये सारी चीजों का असेसमेंट भी जो है आप इसकी मदद से कर सकते हो। एंड लास्ट में अगर कोई स्पेशल इंस्पेक्शन करने की जरूरत है, अगर कहीं पे कंप्लेंट आ रही है तो उसके स्पेशल इंस्पेक्शन भी जो है किए जा सकते हैं। जैसे ये शौचालय योजना के वक्त में कई जगहों से खबर आई थी कि जब ये शौचालय वगैरह बनवाए जा रहे थे कि लोग ये तक करप्शन कर रहे हैं कि 2 दीवारें उठा के उस पर एक टीन डाल देते हैं, आगे से एक पर्दा डाल देते हैं, बोल देते हैं बन गया शौचालय, और 20,000 रुपए में से 18,000, 14,000, 15,000 खा जाते हैं। अब उसको काउंटर करने के लिए फिर उनकी जियो टैगिंग करवाना शुरू करवाई गई थी। तो उसी तरीके की अगर कुछ यहाँ पे भी खबरें आ रही हैं कि भाई कुछ आदमी गलत काम कर रहे हैं, इस तरीके के नाटक, तो फिर उसको काउंटर करने के लिए स्पेशल इंस्पेक्शन करने के लिए आदमी भी भेजे जा सकते हैं, आदमी मगर खरीदे भी जा सकते हैं। तो उसका फिर एक और तोड़ ये निकाला गया है कि आपका स्पेशल इंस्पेक्शन के लिए ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। बताएंगे नहीं कब ड्रोन उड़ा के भेजा है, रात में नाइट विजन के साथ में भेज सकते हैं, दिन में भेज सकते हैं, जब उनका मन करेगा भेजेंगे, ड्रोन से फोटो वोटो बना खींच लेंगे, वीडियो बना लेंगे, प्रोजेक्ट के बारे में जो भी कंफर्मेशन मिलनी है मिल जाएगी। अब आंखों के सामने देखा जो दिख रहा है और आपके मुंह से जो बोला जा रहा है उसमें कितना फर्क है, उसके बेसिस पे असेसमेंट होकर पता चल जाएगा कितना भ्रष्टाचार हुआ है क्या नहीं हुआ, ये सारी चीजें। तो मनरेगा के प्रोजेक्ट्स की जो है इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए मनरेगा स्कीम के चलते जो प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग में अब से ड्रोन का इस्तेमाल होगा। Drone will be especially helpful in real-time monitoring and gathering of evidence. It will be done by an ombudsman in every district who will be responsible for registering suo motu complaints and disposing them off within 30 days. तो एक चीज इसका ये भी है कि रियल टाइम में जो है आपका पूरा प्रोजेक्ट जब बनाया जा रहा था, रियल टाइम मॉनिटरिंग उसकी हो सकेगी कि प्रोग्रेस कितनी है, कितने दिनों में काम हुआ है। इसके अलावा आपका रियल टाइम मॉनिटरिंग तो हो सकती है इसकी, इसके अलावा एविडेंस जो यहाँ पे गैदर किया जाएगा उसको फिर आप तोड़ नहीं, उसको आप ये नहीं है कि फिर आप उस पर झूठ बोल जाओ, अकाट्य एविडेंस आपके पास में है। पता चला कि आपने जो है लोगों को भेजा था, लोगों ने जाके देखा कि भाई काम ढंग से नहीं हुआ, अब जब तक एक्शन ले पाते तब तक जिन लोगों ने काम ठीक से नहीं कराया था उन्होंने लेट से उस जगह पे जाके काम करवा दिया, तो फिर अब आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। ऐसी चीजों को काउंटर करने के लिए बाकायदा एविडेंस आपने ले लिया, उसकी पूरी जो है पूरा आपकी वीडियो वगैरह बना लिए, बाकी सारी चीजें कर ली, उसकी टाइम टैगिंग कर दी, सब कुछ हो गया, तब आगे से आप जो है फिर उसके चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं ले सकते, आप अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए फिर कोई और बात नहीं कर सकते। अब ये सारा काम कि ड्रोन उड़ा के मॉनिटरिंग करनी है, एविडेंस लेना है, ये सब करेगा कौन? तो जिले में, हर एक जिले में आप एक ऑम्बुड्समैन बनाओगे, एक लोकपाल बैठाओगे। वो लोकपाल जो है एक तो खुद आपका कंप्लेंट्स वगैरह सीओ मोटो रजिस्टर कर सकता है, खुद संज्ञान ले सकता है अगर उसको कहीं पे कुछ लग रहा है तो, या फिर अगर उसको कहीं पे कंप्लेंट मिलती है तो फिर वो उसके बेसिस पर भी जो है इस तरीके के ड्रोन उड़ाकर इंस्पेक्शन कर सकता है। एंड जो भी आपका शिकायतें इसको मिल रही हैं या फिर जो भी वो सीओ मोटा एक्शन ले रहा है, 30 दिनों के अंदर अंदर उसको रिपोर्ट बना के फिर अपना पेश करनी है और जो भी मसला है 30 दिनों के अंदर अंदर उसको सॉल्व करना है। तो ये एक बड़ा अच्छा आप कह सकते हैं इनोवेटिव मेथड है जिसकी मदद से हम लोग करप्शन को भी डील कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, एक तो हम लोग यहाँ पे करप्शन को डील कर सकते हैं, सामने वाले के मन में डर बैठ जाएगा कि यार करप्शन किया तो इस तरीके से ऊपर से ड्रोन उड़ा उड़ा के जो है लोग बाग आपका ड्रोन उड़ा के जो है अपना एविडेंस ले जाएंगे, फिर अपन लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा यह है कि इससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एक जो लोगों के मन में डर नहीं रहता कि कौन है यहाँ पे देखने सुनने वाला, इस गांव देहात में कौन आने वाला है, तो अब लोगों को पता है कि कोई आएगा नहीं मगर उसके बाद में खबर लग जाएगी, तो एक एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तीसरा यह है कि आपके प्रोजेक्ट्स टाइम से कंप्लीट होने लगेंगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके प्रोजेक्ट्स टाइम से कंप्लीट होने लगेंगे। एंड लास्टली, किसी भी तरीके का करप्शन
चाहे आदमी को तनख्वाह मिल रही हो नहीं मिल रही हो, रोजगार दिया जा रहा हो नहीं दिया जा रहा हो, अपने वाले आपने काम में बैठा लिए या फिर मजबूर कर रहे हो लोगों को कि भाई जो भी तनख्वाह मिल रही है उसमें कुछ कमीशन देना पड़ेगा, इन सारी चीजों को रोका जा सकता है। ये एक बहुत बढ़िया केस स्टडी है, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है मेंस आंसर राइटिंग में। अगर कहीं पर भी आपसे पूछा जाता है कि ग्रामीण लेवल पर पॉलिसीज को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट कराने के लिए क्या कर सकते हैं, ड्रोन का इस्तेमाल एक बहुत अच्छा जो है एग्जाम्पल के तौर पर यूज किया जा सकता है। ये मनरेगा के प्रोजेक्ट्स वगैरह के रेफरेंस के साथ में आप ये कर सकते हो। तो सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। इसी के साथ में अपना जो 18 अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे यूपीएससी 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज जो आपके अलग अलग स्टेट पीएससी हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है, मेंस में क्या पूछा जा सकता है, सारी बातचीत हम लोगों ने कर ली। तो यहीं पर सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जब इसकी अगली तारीख के करंट अफेयर्स के साथ में मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें समर आईएएस के साथ। थैंक यू। जय हिंद।